हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सर्कल की और इसके इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, किस प्लेन में, वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंट, यानी उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से, जैसे सर्कल ये शेप होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये सेंटर पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो ये हर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस पे, आर्क पे, हर जगह पे जहाँ पे भी पॉइंट ले लें सर्कल का, तो वहाँ से सेंटर पॉइंट तक इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी रेडियस सेम होता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखें कि सर्कल के डेफिनेशन के साथ साथ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं रेडियस की डेफिनेशन को भी। तो रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो वो डिस्टेंस जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की जो लेंथ है, जो सर्कमफ्रेंस है, यानी ये जो लेंथ आ रही है, ये आर्क आ रही है, इस आर्क पे ये जो पूरा टोटल सर्कल बना हुआ है, इस पे किसी भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो रेडियस क्या होगा? सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहते हैं, यानी इसकी लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो लेंथ आएगी उसको हम रेडियस कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? लेट आर बी रेडियस, आर हम नाम दे रहे हैं किसको? रेडियस को। और इसके सेंटर को हम कह रहे हैं एच के, यानी दो पॉइंट्स होंगे। ओरिजिन पॉइंट पे यही होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एच के हम एच एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और के वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं विद द सेंटर ऑफ सर्कल। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हमने क्या किया? सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने पी का नाम दे दिया। अब ये सर्कल से, अब हम अभी हमने डिस्कस किया था कि रेडियस क्या होगा? रेडियस होता है उस फिक्स पॉइंट से, जो कि हमने रेडियस सर्कल पे लिया, सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पॉइंट हमारे पास पी है और सेंटर क्या है? सी है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पी सी इक्वल होगा आर के। तो अब हम क्या करेंगे? ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास p है xy और सेंटर पॉइंट c है h के। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये किसके थ्रू आया है? ये हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू आया है। लेंथ का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये भी हो सकता है। और ये इक्वल में r उसी तरह से आ गया जो कि रेडियस था। अब हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो अगर इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा तो क्या होगा? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आ गया r के। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन हो, यानी सी पॉइंट हमारे पास क्या हो? 0 0 हो, एच की वैल्यू भी 0 हो और के की वैल्यू भी 0 हो, तो फिर हमारे पास सर्कल क्या होगा? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? अब यहाँ पे क्योंकि एच और के दोनों की वैल्यू 0 है, तो एच की जगह भी हम 0 पुट करेंगे और के की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 एक्स ही होता है, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा। तो ओरिजिन पे इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास सर्कल की जब सेंटर 0 0 हो, ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर,
यानी दो एंड पॉइंट्स होंगे जो कि डायमीटर होंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल हम उनको यूज़ करते हुए डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्या होती है। अगर हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे डायमीटर है सर्कल का, तो इसका मतलब है कि इस तरह से सर्कल होगा और इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे मिड से टच होती हुई ये लाइन दो पॉइंट्स को टच करेगी सर्कल के। तो हमारा हमारे पास वो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी। तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट फर्स्ट पे आ रहा है तो इसलिए हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट इसे नाम दे दिया, और यहाँ पे बी में x2 y2 कोऑर्डिनेट नाम दे दिया। और ये हमारे पास ए और बी क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, यानी यहाँ पे जैसे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये हमारे पास पी कोई भी पॉइंट होगा, लाइक यहाँ पे ये पॉइंट होगा, तो फिर यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ये सर्कल पे कहीं पे भी ये पी पॉइंट है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि लाइन ए पी परपेंडिकुलर हो, लाइन ए दस द लाइन ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ऑब्वियस है 90 का अगर पी पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फिर ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इस तरह से जो भी लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। और हम जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि इसकी दोनों की स्लोप ए पी और पी बी पी की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए पी हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास पी पॉइंट है एक्स वाई और ए पॉइंट है x1 y1, तो वो वन पॉइंट फार्मूला से हमारे पास क्या आ जाएगा, y-y1 ओवर x-x1। ये हमने स्लोप ऑफ ए पी लिखा। इसी तरह से स्लोप ऑफ बी पी क्या आ जाएगा, अब हम हमारे पास पी पॉइंट ये है और बी x2 y2 है, तो y-y2 ओवर x-x2 आ जाएगा। ये हमने स्लोप निकाल ली दोनों की, और इक्वल टू -1 उसी तरह से। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमिनेटर में देखें एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाई होगा y-y2 से, और x-x1 मल्टीप्लाई होगा x-x2 से। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है x-x1 और x-x2, जब डिनोमिनेटर को हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस साइन साथ ही आ जाएगा, और ये x-x1 x-x2 आ गया। और इस साइड पे न्यूमिनेटर में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था वो उसी तरह से आ गया। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये पूरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आने के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर हम इक्वल से दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको इस साइड पे लेके आए x-x1 इंटू x-x2, और ये वैल्यू प्लस y माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो फिर प्लस साइन होगा, प्लस y-y1 y-y2 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे थी वो वैसे ही आ गई, इक्वल टू इस साइड पे, क्योंकि पूरी वैल्यू उस साइड पे चली गई है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे ये चली गई है, शिफ्ट हो गई है, तो इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो फिर 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर a इंटू x1 y1, और b पॉइंट हमारे पास क्या था, x2। हम एन इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे और उस जनरल फॉर्म से हम इक्वेशन से सेंटर और इसका रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। और हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बाय एडिंग g² प्लस f² ऑन बोथ साइड्स, यानी इस इक्वेशन के हम दोनों साइड पे g² प्लस f² ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, कि यहाँ पे x² उसी तरह से आ गया,
प्लस हमने, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, एक्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है जी का, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस 2gx। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। प्लस 2gx हमने पहले लिख लिया, और प्लस जी स्क्वायर ये हमने यहाँ पे ऐड किया था, ये जो ऐड कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद हमने लिखा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, प्लस 2fy, एफ और वाई का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हम एफ स्क्वायर किसके साथ लिखेंगे, वाई वाली इक्वेशन के साथ, यानी इसके साथ वाई स्क्वायर प्लस वाई वाली इक्वेशन नहीं, वाई वाली वैल्यूज के साथ, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, और ये प्लस सी उसी तरह से आ गया, और इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों साइड पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम दोनों साइड पे, तो इसलिए इस साइड पे भी हमने ये ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया, यानी ये दोनों वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर। और इसको देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, यानी कि क्लोज कर देंगे इसको, ये ओपन फॉर्म थी और ये इसकी क्लोज फॉर्म है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, प्लस साइन उसी तरह से, और ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर आ गया। और ये प्लस सी जो था इसको हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, तो ये प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस सी, तो इसलिए ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, अगर ये माइनस इंटू माइनस हो तो क्या हो जाती है वैल्यू, प्लस हो जाती है, यानी माइनस इंटू माइनस एक्स हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस एक्स होता है। तो अगर ये वैल्यू प्लस एक्स दी हो हमें, कभी ये प्लस एक्स लिखा हो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस एक्स, यस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो इसलिए क्या इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस इंटू माइनस जी। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस प्लस को हमने सेपरेट कर दिया माइनस इंटू माइनस सी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जानते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर हम बना रहे हैं, जो कि हमने जो ऐसी इक्वेशन सर्कल की, वो इक्वेशन जो सेंटर से पास होती है और रेडियस के इक्वल होती है, तो वो हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स माइनस इंटू माइनस जी का होल स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस की वजह से हमने माइनस इंटू माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे भी प्लस आ रहा है तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस वही क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम रिवर्स जाएँ इससे तो यही प्लस साइन आ जाता है, तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो ये हमने y माइनस इंटू माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख लिया, और इक्वल में हमने स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। अब जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, ऊपर स्क्वायर अगर लगा दें तो स्क्वायर रूट भी हमने ले लिया, ऊपर स्क्वायर भी ले लिया। अब ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सेंटर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म बनी, लेकिन यहाँ पे सेंटर x1 और y1 की जगह क्या आ रहे हैं पॉइंट, सेंटर पॉइंट कौन सा आ रहा है, माइनस सी माइनस एफ, क्योंकि ये हमारे पास x माइनस एक्स वन है, तो x1 की जगह माइनस सी आ रहा है, और y माइनस वाई वन की जगह क्या आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है। इसका मतलब सेंटर पॉइंट हमारे पास माइनस सी माइनस एफ है, और इसका रेडियस क्या आ रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर के इक्वल होती है, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। तो यही हम कॉन्सेप्ट देखेंगे टेंजेंट्स का और नॉर्मल्स का। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन, एक लाइन होती है दैट टच द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। यहाँ पे क्या कहा गया कि टेंजेंट क्या है, हमारे पास अगर ये सर्कल है तो टेंजेंट क्या होगा, वो लाइन
जो इसको कट ना करे, सर्कल को कट ना करे, लेकिन एक पॉइंट पे, इसके एक पॉइंट के पे इसको टच करते हुए गुजरे, जैसे यहाँ पे ये। तो इस ये लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को कट ना करे लेकिन इसके एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरे, तो उसको हम कहते हैं ये लाइन क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये इसकी एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है लेकिन ये इसको कट नहीं करेगी। वी नो, और हम जानते हैं कि कोई भी कर्व जिसकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, वो कोई भी इक्वेशन और कोई भी फंक्शन हो सकता है जो कि जो इक्वेशन है यानी कि ज़ीरो के इक्वल हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, इज़ द स्लोप। और ये डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, इसको हम स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है एट द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई टू द कर्व। तो याद रहे कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और टेंजेंट हमने अभी देखा कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को टच होती हुई, एक पॉइंट से टच होती हुई गुजरे लेकिन सर्कल को कट ना करे, जस्ट इसके एक पॉइंट को टच करे, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है उसको हम इजीली पॉइंट स्लोप फार्मूला में लिख सकते हैं। पॉइंट स्लोप फार्मूला की फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। द नॉर्मल टू द कर्व एट पी, जो पॉइंट पी होगा, कोई भी पॉइंट जो हमने सर्कल पे लिया, इज द लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पी। यानी यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, इसका टेंजेंट है, तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से अगर एक लाइन ले लेते हैं हम, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, ये इस पे परपेंडिकुलर आ रही है इस टेंजेंट पॉइंट पे, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास नॉर्मल होगी। ये हमारे पास क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। द नॉर्मल टू द कर्व एट पी इज द लाइन थ्रू पी, जो पी पॉइंट से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पी। तो ये इस टेंजेंट पे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि अब याद रहेगा आपको, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो इसकी सर्कल की कर्व को टच करती हुई, एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है कि जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं और इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ऑफ टू द सर्कल डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल तो है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये नहीं है। तो इस ये कि हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सी इक्वेशंस होती हैं टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये हमारे पास होती है x1 x प्लस y1 y प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब हमें किसी भी पॉइंट पे x1 y1 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए और हमें उस पॉइंट पे, जैसे 2 6 ये पॉइंट है, तो इस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, x1 की जगह ये हमारे पास x1 होगा, यानी 2 हमारे पास x1 होगा और 6 हमारे पास y1 होगा। तो हम सिंपल ये x1 और y1 की वैल्यूज़ इनकी प्लेस पे इसको लिखते जाएंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी हो तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है, उसकी जनरल फॉर्म कौन सी है, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी
इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू वाई वन प्लस एफ। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर किसी जगह पे इस तरह से लिखी हो, यानी y माइनस वाई वन ओवर x माइनस x1 इक्वल f1 प्लस वाई वन प्लस एफ ओवर x1 प्लस जी, अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही है। तो इस चीज़ से हम परेशान नहीं हो सकते कि ये अगर इक्वेशन हो तो इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहते हैं और इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये y माइनस वाई वन मल्टीप्लाई अगर करें x1 प्लस जी से, क्योंकि ये मिड में साइन इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाती है, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी और x माइनस एक्स वन इंटू वाई वन प्लस एफ। तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कोड की, डायमीटर और परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। हम ये भी डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल को। तो देखते हैं सबसे पहले कोड और डायमीटर क्या होते हैं। तो कोड को डिस्कस करेंगे। कोड क्या है? अ लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल। क्या कहा गया कि कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स लाई कर रहे हों सर्कल पे, उसको हम कहते हैं कोड ऑफ द सर्कल। जैसे हमारे पास ये सर्कल है और अगर यहाँ पे हमारे पास दो ये कोड आ गई, हमारे पास दो पॉइंट्स को ये टच कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हम ए और बी के अलावा ले रहे हैं, हम नीचे ले रहे हैं ए बी से, यहाँ पे जैसे ये है तो ये सर्कल के दो पॉइंट्स को कट कर रही है। जैसे यहाँ पे सी नाम दे दें, ये हमारे पास पॉइंट सी है और ये डी है, तो सी डी ये भी हमारे पास एक कोड होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हमारे पास कौन सा होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जो जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है? लाइन का मतलब होता है कोई भी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट हों, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट कहा गया। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। अब क्या है कि सर्कल के दो पॉइंट्स को कट करे, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कट करे, उसे हम कोड कहते हैं। अब ये कोड सी डी जैसे हमने ली, ये भी हो सकती है, ये भी एक कोड है। इससे नीचे जाएंगे, ये भी एक कोड है, या फिर ऊपर की साइड पे हम ले सकते हैं, ये भी कोड है। यहाँ पे हम बहुत सारी कोड बना सकते हैं। तो कोड की का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, उसको हम कहते हैं, दो एंड पॉइंट्स को, उसके एंड पॉइंट्स क्या हों, वो सर्कल पे लाई कर रहे हों, तो उसको हम कहते हैं कोड। अब हम डेफिनेशन देखते हैं डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड। ये भी एक कोड ही होती है, लेकिन ऐसी कोड जो कंटेन कर रही हो सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी डायमीटर भी एक कोड ही है, क्योंकि वो सर्कल के दो पॉइंट्स को ही टच कर रही होती है, दो पॉइंट्स को पे लाई कर रही होती है। लेकिन वो ऐसी कोड है, वो स्पेसिफिक कोड है, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही होती है। तो ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती हुई दो पॉइंट्स को टच करे, उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोड तो कोई भी हो सकती है, जो दो पॉइंट्स को टच करे उसको हम कहते हैं कोड है। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को कट करती हुई अगर ये लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं ये कोड है। लेकिन डायमीटर क्या होगा? वो स्पेसिफिक होगा कि वो सेंटर को ही पास करता हुआ, सेंटर से ही पास करते हुए ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करती हुई गुजरे, उसको हम कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पे वो कौन सी हो सकती है? वो इस तरह से भी हो सकती है, यानी यहाँ से सेंटर से पास हो रही हो, या इस तरह से सेंटर से पास हो रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है,
तो इसको हम डायमीटर कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक कोड है तो हम एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं जो परपेंडिकुलर सेंटर से हमने ड्रॉप किया, जैसे कि यहाँ पे ओ एम है। तो हम यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास कोड है तो हम एक इसका परपेंडिकुलर ले सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर हम कहाँ से ले सकते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से। और ये सेंटर पॉइंट से अगर हम लेते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये क्या करेगा, उस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं किसी कोड पे तो ये उस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि अगर कोई कोड पे हम परपेंडिकुलर कराएं तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा यानी कट करेगा, इसको कट करता हुआ गुजरेगा। तो ये हमारे पास कोड और डायमीटर की डेफिनेशंस थी। डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? अ पैराबोला इज अ कर्व, ये कोई भी कर्व होती है इन विच एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड, जो कि क्या कहलाता है, वो फोकस होता है। अब देखें कि पैराबोला क्या होता है, ये कोई भी कर्व है और इसमें हर पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है, जैसे ये हमारे पास पैराबोला है। अब ये पैराबोला है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये कर्व से हर पॉइंट से ये कर्व के दोनों साइड से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर ये 2 है तो यहाँ तक अगर लेंथ 2 है तो ये भी 2 होगी। अगर ये लेंगे तो यहाँ भी अगर 3 है तो ये भी 3 होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, जो कि फोकस कहलाता है। और स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है जो कि इसके वर्टेक्स से भी नीचे आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रस कहते हैं। और ये पैराबोला क्या होता है, यू शेप्ड में होता है। तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो शेप बन रही है वो कौन सी है, यू टाइप है। तो जो मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को, पैराबोला को हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसकी शेप क्या होती है, ये यू शेप्ड में होता है। और हमेशा इसमें एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स होता है ऐसी लाइन या ऐसी कर्व जिसके जो दो पॉइंट्स, जो दो आर्म्स एक पॉइंट पे मीट करें, उसको हम मीटिंग पॉइंट को कर्व कहते हैं। जैसे ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये दोनों लाइन वर्टेक्स कहते हैं, सॉरी कर्व नहीं वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस या दोनों आर्म्स यहाँ पे मीट कर रही हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखें कि इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, क्योंकि इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, ये दोनों लाइंस जो हैं ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। एंड इसके क्या होते हैं, इट ऑलवेज अ वर्टेक्स, इसका हमेशा एक वर्टेक्स होते हैं। एंड एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि इनका डिस्टेंस ये क्या है, सेम होता है, इनकी लेंथ ये सेम होती है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दैट डिवाइड्स द पैराबोला इंटू 2 कॉन्ग्रेंट पीसीस, जो इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसीस में यानी इक्वल पीसीस में सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ये इसका क्या है, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि इसको 2 हिस्सों में सेपरेट डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी और ये इसकी शेप थी पैराबोला की। डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, फोकस, डायरेक्टर्स, वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन को। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन हम फोकस की देखेंगे। तो फोकस क्या होता है, फोकस और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये पैराबोला में 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं पैराबोला को। तो पहले देखते हैं फोकस क्या है। फोकस अ पॉइंट दैट इज अबव द पैराबोलास वर्टेक्स, पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उससे ऊपर वाले पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पैराबोला है और इसका वर्टेक्स कौन सा है, ये इसका वर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी आर्म्स कट हो रही हैं, ये 2 आर्म्स यहाँ पे कट हो रही हैं, मीट हो रही हैं, जो कि एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से ऊपर जो पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अ पॉइंट दैट इज अबव द पैराबोलास वर्टेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्टर्स क्या होता है। डायरेक्टर्स होता है
अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज बिलो द पैराबोला। तो जो पैराबोला से नीचे होती है लाइन, उसको हम इस, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स होता है द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स मतलब कट करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स द एक्सिस और इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे क्या समझ आया? ऐसा पॉइंट, द पॉइंट वेयर द, वो पॉइंट जहाँ पे पैराबोला इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को। एक्सिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो पैराबोला वर्टेक्स क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे पैराबोला इस एक्सिस को, जैसे ही वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए, और किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स है। ये इस पैराबोला का क्या है? वर्टेक्स है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू द फोकस, जो कि फोकस से पास होती है। यहाँ पे देखें ये लाइन है, ये फोकस से पास हो रही है, एंड डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या होती है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस। और ये भी है कि ये क्या होती है? ये डायरेक्ट्रिस से परपेंडिकुलर होती है। तो वो फिर लाइन कौन सी होगी? वो हमारे पास ये लाइन है जो कि फोकस से पास होती गुजर रही है, फोकस से पास होती हुई गुजर रही है और डायरेक्ट्रिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे देखें कि ये पैराबोला को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये इसके इक्वल हाफ्स हैं, यानी आधा इस साइड पे चला गया और आधा इस साइड पे चला गया। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आ गया। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू द फोकस, जो कि फोकस से पास हो रही हो, ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही हो और डिवाइड कर रही हो पैराबोला को टू इक्वल हाफ्स में, यानी दो बराबर हाफ में, और ये परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिस से, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी फोकस, डायरेक्ट्रिस, वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। डिस्कस करेंगे एलिप्स की और इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एलिप्स क्या है? एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स का सेट, इन अ प्लेन सच दैट द सम, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, जो कि इसके पॉइंट्स कौन से होंगे? फोकी, उसको हम कहते हैं इज़ अ कांस्टेंट। तो हमें कहा गया कि वो तमाम पॉइंट्स का सेट जो किसी प्लेन में, और उनके दरमियान में क्या है? वो पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, किसी भी स्पेसिफिक दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। और पॉइंट हमने कहाँ से लेना है? वो हम कहीं पे भी एलिप्स पे अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे देखें कि एलिप्स क्या है। यहाँ पे ये एलिप्स हमने बनाई, ये फिगर किसकी है? एलिप्स की है। तो एलिप्स में ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, और यहाँ पे हमने दो फोकी ले लिए, पॉइंट्स यानी ले लिए F1 और F2, और ये इनका जो मिड में है, ये इनका सेंटर पॉइंट है। अब बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एलिप्स के ऊपर एक हमने पॉइंट ले लिया, इसको नाम हम दे देंगे P का, और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट इसका x होगा, लेट्स सपोज इसका y कोऑर्डिनेट y रख लिया हमने, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब एलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि F1 से P तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, और फिर P से F2 तक का डिस्टेंस, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम इक्वल होगा किसी कांस्टेंट के। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, क्योंकि y यहाँ पे 0 होता है तो a0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा? -a एंड 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमने यहाँ पे -a और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया और y 0 है,
जबकि इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट है ये ए और वाई 0 है। तो हमने क्या कहा बाय डेफिनेशन, अगर F1 का P तक लेंथ, कौन सी लेंथ, F1 की P तक और F1 की पॉइंट P तक लेंथ, ये क्योंकि यहाँ पे हमने P दिया था, और फिर P से F2 तक की लेंथ का दोनों का सम किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, वो इस पूरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी इस पूरे डिस्टेंस में, जैसे ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, तो इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव से एक्स एक्सिस से ए मिल रहा है, इसी तरह से यहाँ भी इतना डिस्टेंस क्या है, माइनस ए है, तो ए माइनस इंटू माइनस ए वो प्लस ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है दोनों का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है 2a। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2a बन रहा है, तो वो कांस्टेंट ही है, तो इसलिए ये हमने कांस्टेंट नाम दिया है। तो क्या समझ आई कि F1 से यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया था, कहीं भी हम पॉइंट P ले सकते हैं, जैसे यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे वाली साइड पे यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पे भी एलिप्स में कहीं पे भी हम पॉइंट P ले लें, और F1 का वहाँ तक P तक डिस्टेंस और P से F2 तक का डिस्टेंस, दोनों का अगर सम करें तो वो इक्वल होता है किसी कांस्टेंट नंबर के, और वो लेंथ पूरी इस एलिप्स की लेंथ के इक्वल आते हैं। तो ये डेफिनेशन थी एलिप्स की। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। तो एलिप्स के 5 एलिमेंट्स होते हैं, 2 इसमें फोकी होते हैं हमारे पास, ये जिसको हमने नाम दिया है F1 F2 का, ये हमारे पास 2 फोकी होते हैं। एक सेंटर पॉइंट होता है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, और एक हमारे पास मेजर एक्सिस होता है। यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारे पास ये आ रहा है एक्स एक्सिस। अगर एलिप्स हमारी एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही हो तो उसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस को। और अगर इस तरह से एलिप्स बन रही हो तो इसको हम वाई एक्सिस की तरफ ये बढ़ रही होती है, तो इसको हम मेजर एक्सिस फिर वाई हो जाता है इस केस में। और यहाँ पे हमारे वाले केस में, यहाँ पे जो हमने केस लिया, यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस की लेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस को हम इसको माइनर एक्सिस कहेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी एलिप्स की। और इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे एलिप्स की, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एलिप्स की क्या होती है। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, और ये इक्वल होता है 1 के। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। जब भी एलिप्स के लिए आपको डाटा दिया जाए तो उसके लिए इक्वेशन बनानी हो तो हम इसको यूज़ करेंगे कि एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल होता है 1 के। और ये कब होता है, जब हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, यानी 0 0 हो। सेंटर पॉइंट अगर हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन है, तो फिर हम एलिप्स की ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ए क्या है, अगर हमारे पास ए डिस्टेंस हो फ्रॉम द सेंटर टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस, यानी अगर हमारे पास इस तरह से एलिप्स बन रही है, ये हमारे पास एलिप्स है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो ए कहा कि ए अगर डिस्टेंस हम रख रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये पॉइंट हमारे पास ये सेंटर पॉइंट होता है, टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस हमारे पास कौन से आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हमारे पास होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस होते हैं ये। तो इसमें क्या होगा कि ए अगर हमारे पास है तो ए ज़ीरो, यानी यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसी तरह से नेगेटिव साइड पे माइनस ए और ज़ीरो हो जाएगा, ये ऑब्वियस है, फिर माइनस ए और ज़ीरो हो जाएगा। और क्या कहा गया, बी क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिकल वर्टिसेस। तो वर्टिकल साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ तक ये बी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे 0 और माइनस भी हो जाएगा। तो क्या कहा गया, ए इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस, और बी क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिकल वर्टिसेस। अब थर्ड क्या है कि
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हो बी से, द एलिप्स इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्वियस है फिर ये क्या होगा, ए क्योंकि बड़ा आ रहा है तो ये लेंथ जो है ये बड़ी होगी। तो एलिप्स कैसे होगी, ये स्ट्रेच होगी किस साइड पे, ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास एलिप्स स्ट्रेच होगी। बट अगर हमारे पास बी बड़ा आ जाए ए से, तो फिर हमारे पास जो एलिप्स है वो स्ट्रेच्ड होगी किस साइड पे, वर्टिकली। यानी फिर हमारे पास एलिप्स ये बनेगी इस टाइप की। तो फिर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो यहाँ पे देखें कि बी जो वाई एक्सिस है उसकी लेंथ ज़्यादा है एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0 बी। ये पॉइंट हमारे पास 0 बी होगा, और नीचे हमारे पास 0 - बी, और ये पॉइंट ए 0, और यहाँ पे -a 0। तो मतलब यही है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा अगर बड़ा आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट से, तो फिर हॉरिजॉन्टल टाइप हमारे पास लेंथ जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल टाइप आएगी, हॉरिजॉन्टल साइड पे इसकी स्ट्रेच होगी ये एलिप्स। और अगर बी बड़ा हो, यानी वाई कोऑर्डिनेट बड़ा हो एक्स कोऑर्डिनेट से, तो फिर हमारी जो एलिप्स बनेगी वो वर्टिकली बनेगी, जैसे कि ये है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की, कि हाइपरबोला क्या होता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हाइपरबोला क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, हमारे पास सेट आ रहा है किन का, उन तमाम पॉइंट्स का, इन अ प्लेन सच दैट द डिफरेंस, जिनका डिफरेंस क्या हो, इन डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। कहा गया कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, हमारे पास उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस ले रहे हैं और वो डिफरेंस ले रहे हैं, और वो डिफरेंस क्या होगा, वो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। तो देखते हैं इसको फिगर से कैसे समझते हैं इसको। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हमने हाइपरबोला ले लिया। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हाइपरबोला आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम दो फोकी ले लेते हैं F1 और F2, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं F1 और F2, और एक पॉइंट हमने इस साइड पे ले लिया हाइपरबोला पे, जो कि जिसको हमने नाम दे दिया P का। अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि F1 P का ये लेंथ का डिस्टेंस, इसमें से हम इस लेंथ को माइनस करें, यानी F2P को, तो ये इक्वल आएगा किसी कांस्टेंट नंबर के। यानी इनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, किसी कांस्टेंट नंबर के। और वो तमाम पॉइंट्स, जैसे हमने अगर ये P यहाँ पे लिया है, तो ये P हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ हाइपरबोला पे इस साइड पे भी हम P ले सकते हैं। यानी हम P यहाँ ले लें, यहाँ पे अगर हम P यहाँ ले लें, या फिर हम P यहाँ पे ले लें, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि F2 से, इस पॉइंट से यहाँ पे अगर हम P ले रहे हैं या इस पॉइंट पे, तो F2 से P तक का डिफरेंस, यानी हम फिर लिखेंगे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, F2P माइनस फिर ये डिफरेंस, इनका डिस्टेंस, माइनस क्या आ जाएगा, F1P, और ये इक्वल होगा किसी कांस्टेंट के। तो इसका मतलब वो जितने भी पॉइंट हम ले रहे हैं, वो कहीं पे भी हम पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, कहीं पे भी, ऊपर ले लें या नीचे ले लें, वो हमारी मर्जी है कि हम P पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं। तो उनका डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के साथ वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा, और वो कांस्टेंट सब में सारे पॉइंट्स के साथ सेम आएगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कहा गया, ये कहा गया कि यहाँ पे अगर हमने पॉइंट ये P यहाँ पे दिया है, तो ये हम कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेके हमने चेक किया, या फिर यहाँ पे ये पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, या इससे थोड़ा नीचे या फिर थोड़ा ऊपर। तो इस हाइपरबोला पे कहीं पे भी आप हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो सेकंड अगर हमने इधर पॉइंट लिया है, तो इससे F2 से उसका पहले हम इनकी लेंथ लेंगे, यानी डिस्टेंस लेंगे इनका, और उसका डिफरेंस किसके साथ लेंगे, इस पॉइंट से, यानी F1 के साथ, P का F1 के साथ, तो वो हमारे पास इक्वल होगा किसी कांस्टेंट से।
स्टैंडर्ड इक्वेशंस डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। तो फर्स्ट पे हम हाइपरबोला ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अगर हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो फिर हमारे पास पॉइंट्स कैसे आएंगे। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्या याद रहेगा ये, तो ये पॉइंट याद रहेगा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे हमारे पास ए पॉइंट आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए ए 0 आ गया। तो सिमिलरली हम दूसरी साइड पे नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस ए और 0 हो जाएगा। जो पॉइंट इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं ये वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव हो तो इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इस साइड पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह से वाई एक्सिस ऊपर वाली साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, यानी इसको हम वाई कहते हैं। और नीचे वाली साइड पे अगर हम नीचे की तरफ जाएं, डाउनवर्ड जाएं, तो यहाँ पे क्या आती हैं, वाई के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी पॉइंट अगर लिया है तो सी कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सी, और वाई हो जाएगा 0। तो इस साइड पे माइनस सी एंड 0 होगा। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया 0 बी, और ये 0 माइनस बी हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट बाय डेफिनेशन होगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इस केस में जब हमारे पास हाइपरबोला कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी हाइपरबोला की वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब भी हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्सिस पे बनेगा हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमारे पास पॉइंट ए आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है बी, तो वाई एक्सिस पे बी आ रहा है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जब हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो। अब हम देखते हैं जब हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बन रहा हो, तो वाई एक्सिस पे अगर बन रहा है हमारे सारे पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे देखें कि सारे एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हर जगह हर पॉइंट में 0 यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स 0 माइनस 0 और माइनस सी हो जाएगा, और ये 0 ए हो ले लिया तो ये नीचे वाला फिर 0 माइनस से होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि नीचे वाले साइड पे सारे वाई एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं और ऊपर ऊपर में क्या आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, बी 0 और माइनस बी 0। तो सारे पॉइंट्स हमने शिफ्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसमें देखते हैं क्योंकि हाइपरबोला हमारा बन रहा है वाई एक्सिस पे, तो फिर वाई एक्सिस के लिए हमारे पास वाई एक्सिस की ही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो वाई एक्सिस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस यानी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो फिर ये इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की। और अगर हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बन रहा हो तो फिर ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। डेफिनेशन और इक्वेशन डिस्कस करेंगे टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की। तो डेफिनेशन क्या होती है, अ टेंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है दैट टचेस अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट यानी एक पॉइंट पे कट करे, टच करे, वाइल अ नॉर्मल उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यानी कोई भी अगर हमारे पास कर्व है, वो सर्कल की कर्व हो सकती है, एलिप्स की कर्व हो सकती है, या कोई भी कर्व हो सकती है, अगर
एक स्ट्रेट लाइन टच कर रही है किसी उस कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे, जस्ट एक पॉइंट पे, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। जबकि नॉर्मल क्या कहलाती है? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा हो उस पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन अगर उसको कट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फिगर है जो कि पैराबोला की है। यहाँ पे हमने एक पैराबोला ले लिया और ये हमारे पास टेंजेंट है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, अब ये इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन हो गई। और फिर नॉर्मल क्या होगी कि इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन है, 90 का एंगल बना रही है। कोई भी लाइन इस फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। वो ऐसे भी हो सकती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो फिर डेफिनेशन इसकी क्या थी कि टेंजेंट वो होती है जो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हो किसी कर्व को, और नॉर्मल क्या होती है कि उसी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, यानी डेरिवेटिव हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स नॉट पे x माइनस एक्स वन। ये हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट की, जो कि एक सिंगल पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ही होता है तो इसलिए यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है? ये वो पॉइंट हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ टेंजेंट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस वाई नॉट इक्वल होता है माइनस वन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारे पास होती है नॉर्मल की। अब यहाँ पे देखें कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इनमें, लेकिन स्लोप में डिफरेंस आ रहा है। ये एफ डैश ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारे पास? ये स्लोप है जिसको हम m से डिनोट करते थे, तो ये स्लोप है। और यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है? एक तो ये रेसिप्रोकल में होगी और दूसरा इसके साथ क्या है? माइनस होगा। तो माइनस वन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, बस यही फ़र्क है इन दोनों इक्वेशन में। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन टेंजेंट की और नॉर्मल की। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कॉनिक्स के बिटवीन? सपोज वी आर गिविंग टू कॉनिक्स। हमारे पास यहाँ पे हमने दो कॉनिक्स के इक्वेशंस ले ली हैं। पहली इक्वेशन हमने ले ली है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। और सेकंड हमने ले ली है सर्कल की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें पता है टू फाइंड द पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट है जो हमारे पास होते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, हम कॉमन पॉइंट्स अलजेब्रा से कैसे फाइंड करते हैं? वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर हमारे पास, अगर हमने इनके कॉमन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कोई भी पॉइंट्स यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ये हम कहाँ से जानते हैं? ये हम जब से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम जानते हैं। दैट इज सिमल्टेनियस सॉल्यूशन सेट ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ द सेकंड डिग्री इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स। तो हमें पता है कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशंस हों, ये दोनों जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी और वाई स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर है इक्वल 4ax के, तो सेकंड डिग्री इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन निकलते हैं? अगर दो इक्वेशंस हैं तो इसके 4 पॉइंट्स आते हैं। Thus two conics will always intersect in 4 पॉइंट्स। तो हमारे पास इसके पॉइंट्स कितने मिलते हैं? 4 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और दोनों ही सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं। दीज पॉइंट्स में और बी और रियल, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनके जो पॉइंट्स निकलते हैं वो सारे
रियल भी हो सकते हैं, यानी इनमें कोई भी अयोटा फॉर्म में ना हो, और ये सारे रियल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी अगर 4 पॉइंट्स हैं तो वो चारों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास 1 2 आ रहा है, सेकंड 3 4 आ जाए, फिर 5 6 आ जाए, फिर 7 8 आ जाए, इस तरह के पॉइंट आ जाए, या -6 आ जाए, या -2 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, या फिर माइनस के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आ जाए, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में आ जाए, तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आ सकती है, और वो सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि 2 रियल आ जाएं और 2 इमेजिनरी आ जाएं। इमेजिनरी कौन से होते हैं? जो अयोटा फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2 रियल मिल जाए हमारे पास, जैसे ये 2 3 है तो ये रियल आ गया, और थर्ड हमारे पास 4 5 हो, ये भी रियल हो गया, लेकिन 6 पॉइंट हमारे पास 6 अयोटा और 3 आ जाए तो ये इमेजिनरी पॉइंट है। तो इसलिए वो रियल भी हो सकते हैं, 2 रियल हो सकते हैं और 2 इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि सारे पॉइंट्स ही इमेजिनरी आ जाए, यानी सारे पॉइंट्स ही अयोटा की फॉर्म में आ जाए। अगर 2 सेकेंड डिग्री इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और वो 4 पॉइंट्स किस तरह के हो सकते हैं वो हमने कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस की कि उनमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे पॉइंट्स 4 पॉइंट्स ही रियल हों लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ये भी हो सकता है कि 2 रियल हों और 2 इमेजिनरी हों, और ये भी हो सकता है कि वो सारे ही इमेजिनरी हों। और 2 और मोर पॉइंट्स में ऑल्सो कोइंसाइड, ये भी हो सकता है कि 2 पॉइंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक दूसरे के साथ सेम हों, कोइंसाइड कर रहे हों। 2 कॉनिक्स आर सेड टू टच ईच अदर, वो एक दूसरे को तब टच करेंगी इफ़ दे इंटरसेक्ट इन 2 और मोर कोइंसिडेंट पॉइंट्स, अगर उनके उनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स कोइंसाइड करें, यानी मिल जाएं, सेम हो, तो वो तब हमारे पास 2 कॉनिक्स जो हैं वो टच करेंगी। तो ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट था 2 कॉनिक्स का, जो कि हमने 2 इक्वेशंस लेते हुए डिस्कस किया कि इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो सारे रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर 2 रियल 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर सारे ही इमेजिनरी हो सकते हैं। ट्रांसलेशन देखेंगे एक्सिस की, और इसकी इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कर्व with a given equation, it is sometimes necessary to shift the origin. क्या कहा गया कि हमें इन्वेस्टिगेशन में, यानी प्रॉपर्टीज़ को, कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए किसी भी गिवन इक्वेशन की हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। यानी अगर ओरिजिन ओ है और 0 0 पे है तो हम क्या करते हैं, टू सम अदर पॉइंट्स ओ डैश, जैसे हमने ये 0 0 पे था, हमने इसको शिफ्ट किया ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ओरिजिन क्या बन जाएगा हमारा, ओ डैश, पहले ओ था तो हम जैसे यहाँ पे नाम दे लेते हैं ओ डैश का, ओ डैश, और पॉइंट्स कोई भी होंगे, जैसे हमने एज के नाम दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट एज कह दिया और वाई कोऑर्डिनेट के कह दिया। द एक्सिस ओ डैश एक्स और ओ डैश वाई ड्रॉन थ्रू ओ डैश, तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही ओ डैश से ही हम ड्रॉ करेंगे उनको, रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो ओ डैश के साथ होंगे, लेकिन उसी से ड्रॉ होंगे, लेकिन ये पैरेलल रहेंगे ओरिजिनल एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई से। तो इसको मज़ीद हम समझते हैं फिगर से। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस जो हम पहले से डिस्कस करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इसको शिफ्ट करना है, यानी इस पॉइंट से हमें इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना हो या थोड़ा नीचे लेके जाना हो, तो इसको हम देखते हैं अभी। तो अगर हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना है तो इसको हम इस साइड से और इस साइड से भी इस तरह से मूव करेंगे, तो इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे, और इसका ये ओरिजिन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये आ गया, अब यहाँ पे देखें फिगर कि हमने एक्स और वाई एक्सिस को
ओरिजिन ओ डैश के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ डैश एच के आ जाएगा, यानी इसका इसे ये सेंटर पॉइंट है, हमने सेंटर पॉइंट इसका थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया और वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओ डैश एक्स, ये हमारे पास बना ओ डैश एक्स, और ये क्या बनेगा, ओ डैश वाई, और जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे न्यू फिगर के, जो हमने ट्रांसलेट की यानी इसको शिफ्ट किया, और ये पैरेलल होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस था तो ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। हम जानते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इस तरह से भी हो सकती हैं और ये इस तरह से भी हो सकती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये तीनों फॉर्म ही जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, ये तीनों ही पैरेलल लाइंस की फॉर्म है। और इस प्रोसेस को, ये जो हम शिफ्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इस प्रोसेस को और किसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। और इसके लिए फिर इक्वेशन क्या बन जाती है, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पी ऑफ, पहले पॉइंट इसका क्या था, पी ऑफ एक्स वाई, कोई भी पॉइंट ले ले हम, तो पी ऑफ एक्स वाई यानी एक्स कोऑर्डिनेट ये था और वाई कोऑर्डिनेट ये स्मॉल वाई हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ऑफ कैपिटल, अगर एक्स हमने नाम दिया है तो फिर इसी के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट आएगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट आएगा, वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और न्यू इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल प्लस एच और वाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट प्लस के, यानी ये ओरिजिन पॉइंट इसमें ऐड करेंगे हम। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है तो इसलिए ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी, और यानी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और इसकी इक्वेशंस थी। इक्वेशंस और नेचर ऑफ कॉनिक्स देखेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है कि रेडिकल के अंदर जो भी डाटा आ रहा होता है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो रेडिकल फॉर्म के अंदर होता है। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, जो स्क्वायर रूट फॉर्म होती है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। और डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज़ क्यों करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि जो जो हमारे पास कॉनिक्स हैं वो क्या हैं, कौन सी कॉनिक हमारे पास कौन सी बन रही है, यानी कोई पैराबोला बन रही है या फिर सर्कल है या एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। तो ये जानने के लिए कि हमारे पास गिवन डाटा जो है वो किस कॉनिक का है, वो हाई पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला का है, तो ये सब फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की। और ये डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर माइनस ए बी यूज कब होता है, इफ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म आ रही हो इक्वेशन की ये, तब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास जनरल फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास अगर जनरल फॉर्म आ रही हो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आ रही हो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। और इस इक्वेशन के इस डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हम जान सकते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा किस कोनिक का है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या फिर हाइपरबोला का। देन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर जनरल फॉर्म ये आ रही है इक्वेशन की तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये होगा। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द कॉनिक कैन बी डिटर्मिन बाय द डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट को, हमने पहले भी बोला कि डिस्क्रिमिनेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, हम ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस कॉनिक का है। तो इसका मतलब कि हम कि ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, ज़ीरो से छोटा हो यानी नेगेटिव हो, तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी या हमारे पास जो कॉनिक बनेगी वो या तो एलिप्स होगी या फिर सर्कल होगी। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, या फिर एलिप्स होगी या सर्कल होगी। और ये कब होगी, जब ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमने
यहाँ पे डिस्कस किए। और हमारे पास कॉनिक पैराबोला होगी अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो 0 के। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और आंसर 0 मिल जाए तो हम कह देंगे कि हमारे पास गिवन जो डाटा है वो किसका है, वो पैराबोला का है, यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो गिवन डाटा होगा, जो हमारे पास कॉनिक होगी वो हाइपरबोला होगी, यानी फिर हाइपरबोला बन रहा होगा। तो ये हमें समझ आ गई कि ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस देन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो एलिप्स होगी या फिर सर्कल होगी, और इक्वल टू 0 हो तो पैराबोला होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोला होगी। तो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस और नेचर ऑफ कॉनिक्स थी जिनको हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं।